नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। हम लोग जो आडम स्मिथ के आर्थिक विचारों से संबंधित जो वीडियोस बना रहे थे, उसी वीडियोस की ये दूसरी कड़ी है और इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आडम स्मिथ ने आर्थिक स्वाधीनता तथा सरकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए थे। इसके साथ हम लोग आज बात करेंगे कि एकाधिकार और वाणिज्यवाद के संदर्भ में आडम स्मिथ का क्या विचार था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आडम स्मिथ ने आर्थिक स्वाधीनता के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा था। हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ जो है वो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता के हमेशा पक्षधर थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह अपने हित का सबसे अच्छा ज्ञाता होता है और वो जो भी काम करता है वो अपने हित के लिए करता है। अपने हित के साथ साथ वो समाज का हित भी देखता है। इसीलिए आडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसे चुनने के लिए कि किस जगह में उसे उद्योग लगाना है, कहाँ कौन सा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करनी है, अपने पसंद से कौन सा उद्योग का वो सिलेक्शन करता है, कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना पैसा लगाएगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सरकार को या राजा को उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार किस आर्थिक व्यवसाय का वो चुनाव करेगा, किस व्यापारिक क्रिया को वो करेगा, किस व्यापार को या किस उद्योग को वो कहाँ स्थापित करेगा, ये उसी को चुनने देना चाहिए और उसकी आर्थिक क्रिया में, उसके डिसीजन में और उसके काम करने में सरकार को किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आडम स्मिथ का ये मानना था कि व्यक्ति को व्यापार और उद्योग करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए और सरकार को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। वो तर्क क्या थे, चलिए हम लोग देखते हैं। उन्होंने जो सबसे पहला तर्क दिया, सबसे पहला कारण दिया, ये उन्होंने कहा कि राजा जो है वो किसी भी उद्योग को बहुत कुशलता पूर्वक नहीं चला सकता है। वो उस उद्योग को चलाने के लिए अपने प्रशासकों का इस्तेमाल करेगा, किसी को अपॉइंट करेगा कि उस इंडस्ट्री को वो चलाए, लेकिन उस प्रशासक का उस इंडस्ट्री में कोई निजी हित नहीं होगा, कुछ सेल्फ बेनिफिट नहीं होगा और इसीलिए वो पूरा ध्यान देके, अपना 100% देके उस इंडस्ट्री को वो अच्छा करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसीलिए राजा को कोई उद्योग शुरुआत नहीं करना चाहिए या कोई उद्योग से संबंधित डिसीजन राजा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि राजा जो है वो महल में रहता है, इंडस्ट्री से दूर रहेगा, लेकिन एक इंडस्ट्री को अच्छा ढंग से चलने के लिए जो भी उसका संचालक है उसको इंडस्ट्री के पास रहना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्री को सही ढंग से, उद्योग को सही ढंग से संचालित करने के लिए समय की भी ज़रूरत होती है, तो राजा के पास उतना अधिक समय नहीं होता है और राजा जो है वो बहुत अधिक व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि किसी भी उद्योग के सफल संचालन के लिए उसमें बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और राजा इन सारे चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से वो नहीं कर पाएगा। उद्योग के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि व्यापारी को कई बार बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन बुद्धिमानी के साथ तत्काल लेने पड़ते हैं, लेकिन राजा के पास इतना समय भी नहीं रहेगा कि वो तत्काल कोई डिसीजन ले पाए। आगे हम लोग देखते हैं कि राजा को व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित कोई प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं हुआ रहता है, तो इस प्रकार कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो उनका ये कहना है कि राजा का तो अपना पूरा जीवन काल देश में राज्य करने और देश में प्रशासन व्यवस्था को चलाने में,
और राज विद्या को सीखने में ही उसका पूरा जीवन बीत जाता है, तो वो इंडस्ट्री में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाता है। इस तरह से राजा जो है वो एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता है। और दोनों के नेचर में भी बहुत अंतर होता है। जैसे राजा जो होता है वो बहुत खर्चीला होता है, लेकिन एक व्यापारी, एक उद्यमी, वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, वो हिसाब से खर्च करता है। तो इस तरह से यहाँ दो व्यक्तियों का कैरेक्टर हो जाता है, एक राजा का हो जाता है और एक उद्यमी का। तो इसीलिए एडम स्मिथ का ये मानना था कि राजा को किसी भी तरह के व्यापार या उद्योग में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उसको संचालित नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई भी व्यापार या उद्योग को संचालित करने का जिम्मा कोई दूसरे व्यक्ति को, कोई व्यापारी, कोई उद्यमी, उनको हैंडओवर कर देना चाहिए। और वो जिस ढंग से भी काम करे उस पर उसको इंटरफियर, राजा को इंटरफियर या सरकार को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उनका ये मानना था कि राजा जो है उसको कोई आर्थिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज के प्रति जो राजा का कर्तव्य और दायित्व होता है, राजा को उन कर्तव्य और दायित्वों को पूरा करना चाहिए। एडम स्मिथ ने राजा के 3 प्रमुख कार्यों के बारे में बताया। जैसे उन्होंने कहा कि राजा को समाज का ध्यान रखने के लिए और अपने राज्य को आक्रमणों से सुरक्षित रखना है, ये सबसे पहला काम है। और उन्होंने कहा कि अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा को चाहिए कि वो एक स्थायी सेना का निर्माण करे और अपने लिए हमेशा बैकअप उस सेना को वो रेडी रखे। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में अपने देश की प्रजा से वो हेल्प मांगे कि अरे चलो लड़ाई लड़ना है, मेरी मदद करो, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा राजा का पहला कर्तव्य होता है, पहला कार्य होता है, और इसके लिए उसे स्थायी सैनिक की व्यवस्था करनी चाहिए, ये उनका मानना था। फिर उन्होंने जो कहा दूसरा, कि राजा का जो दूसरा कार्य होता है वो है कि जितना हो सके लोगों को संरक्षण प्रदान करना, न्याय की व्यवस्था करना, सभी लोगों को न्याय देना। और न्याय के संदर्भ में एडम स्मिथ का कहना था कि अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र को लेते हैं तो यहाँ राजा को ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जो भी व्यापारी या उद्यमी है, जितने भी श्रमिकों से वो काम करवा रहा है, तो उस काम के बदले में वो उनको सही मजदूरी का भुगतान कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अधिकतर उद्यमी या व्यापारी वो श्रमिकों को कम मजदूरी देना चाहते हैं और उनके जीवन स्तर को वो निम्न बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार ऐसा होता है तो मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसीलिए एडम स्मिथ का कहना था कि आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में राजा को मजदूरों के ऊपर में ध्यान देने की विशेष जरूरत है। इस प्रकार एडम स्मिथ जो थे वो हमेशा मजदूरों के पक्ष में खड़े रहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मजदूर को अधिक मजदूरी देते हैं तो वो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें मजदूरों को प्रोत्साहित करना है उनको, तो अधिक मजदूरी देनी चाहिए ताकि वो लोग ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ वो लोग काम करें। तो ये उनका कहना था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ जो थे वो दासता के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि नहीं, सरकार जो है वो श्रमिकों की और भी, राजा जो है वो श्रमिकों की और भी ध्यान दे। तीसरा मुख्य कार्य उन्होंने कहा राजा के संदर्भ में कि राजा को सार्वजनिक उपयोगी परियोजनाओं के निर्माण में या सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना में ध्यान देना चाहिए, या राजा को सार्वजनिक कार्य से संबंधित जो भी कार्य दायित्व हैं उनको करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बताया कि एक सरकार को, एक राजा को डाकघर का निर्माण करना चाहिए, सड़कों का निर्माण कराना चाहिए, ब्याज दर को सीमित रखने का प्रयास करना है, बैंक, बीमा, नहरें, पानी, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं अपनी प्रजा को उपलब्ध करानी है, कल कारखाने आदि सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराना है और उनको संचालित करने का जिम्मा जो है वो अन्य व्यापारी या उद्यमियों को देना है। लेकिन जितने भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जितने भी सार्वजनिक परियोजनाएं हैं, इसका संचालन सरकार को खुद ही करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने इंक्लूड किया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य रहता है वो सरकार को ही करना है, वो राजा को ही करना है। तो इस तरह एडम स्मिथ ने राजा के या सरकार के कार्य और दायित्वों को उन्होंने बांट दिया।
देखिए यहाँ हम लोग एक बात ये हम अच्छा से समझ जाते हैं कि आडम स्मिथ जो है वो सरकार की अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी तरह की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक क्रियाओं के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ये राजा का मानना था। लेकिन इसके बारे में जो आडम स्मिथ ने सिद्धांत दिए हैं, हम लोग इसे एक सामान्य सिद्धांत ही मान सकते हैं। ये आडम स्मिथ का कोई अंधविश्वास या कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि बिल्कुल कट्टरता के साथ इसे फॉलो करना है। कुछ कुछ चीजों में वो राज्य का कंट्रोल के भी पक्षधर थे और राजा को भी कुछ चीजें करनी चाहिए, इसके बारे में भी उनका विश्वास था, उनका मत था। जैसे उन्होंने कहा कि ब्याज की दर पर अगर वैधानिक रोक लगाना है, डाक का प्रबंधन करना है, प्रशासन करना है, या अनिवार्य या प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करना है, बैंक नोटों का प्रचलन या नियंत्रण से संबंधित जो भी चीजें हैं, उचित पदों पर नियुक्ति से संबंधित जो भी निर्णय हैं, इन सारी चीजों में राजकीय हस्तक्षेप होना चाहिए। इन सारी चीजों में सरकार को हस्तक्षेप करना बहुत ही जरूरी है, उनका ये कहना है। तो इस प्रकार वो आडम स्मिथ मानते थे कि कुछ जो अभी मैंने जिन चीजों के बारे में बताया, इन चीजों के संदर्भ में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है नागरिकों की भौतिक हितों की रक्षा हो पाए, और इसीलिए सरकार को इन चीजों में इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सरकार को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के लिए या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए भी उनको इंटरफेयर करना भी बहुत जरूरी है। और बैंक मुद्रा से संबंधित बातों के लिए भी उसको इंटरफेयर करना होगा, क्योंकि अगर बैंक आदि को निजी हाथों के कंट्रोल में छोड़ दिया जाएगा तो इससे समाज पर बहुत ही अधिक बुरा असर पड़ेगा। तो नोटों के प्रचलन को कंट्रोल से संचालित करने के लिए सरकार को जो है बैंकों पर कंट्रोल रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके संदर्भ में आडम स्मिथ ने कहा कि नहीं, सरकार को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम लोग निजी व्यक्तियों के हाथों में दे देते हैं तो इसका ही बहुत भयानक दुष्परिणाम जो है वो सामने आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में राजकीय प्रबंधों को नहीं लगाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि राजकीय प्रबंधों का जो नियंत्रण है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को आर्थिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। तो ये है हम लोगों ने अभी जो बात की, ये हम लोगों ने बात की कि आडम स्मिथ ने आर्थिक स्वाधीनता के संदर्भ में और सरकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में उन्होंने अपने क्या विचार रखे थे। अभी हम लोग बात करते हैं कि आडम स्मिथ ने एकाधिकार और वाणिज्यवाद के संदर्भ में क्या बातें रखी थी। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ जो है वो वाणिज्यवादी आर्थिक प्रणाली को एक बुराई के रूप में लेते थे, क्योंकि वाणिज्यवादी दो चीजों पर बहुत जोर देते थे। एक तो आयात और निर्यात के माध्यम से धन को एकत्र करना, और दूसरा एकाधिकारी कंट्रोल पर वो बहुत जोर देते थे। और आडम स्मिथ जो है वो इन दोनों के सख्त विरोधी थे, क्योंकि आडम स्मिथ का ये मानना था कि केवल हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा अगर हम लोग सोना चांदी धन को जमा करते हैं तो इस धन के द्वारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास तब होगा जब श्रमिक, भूमि या उत्पादन के दूसरे साधनों को भी हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, तब होगा। केवल धन अधिक लाने से आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता है। दूसरा, उन्होंने आडम स्मिथ ने एकाधिकारी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे आर्थिक क्रियाओं में एकाधिकार की स्थिति पनप ना पाए। वो हमेशा प्रतियोगिता के समर्थक थे। उनका कहना था कि व्यापार के क्षेत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रतियोगिता होगी तभी वस्तु का क्वालिटी, उसका उत्पादन और ज़्यादा अच्छा होगा और व्यापार जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी तब तक वस्तुओं का क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा और व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा।
और एकाधिकार वाली जो बात है वो प्रतियोगिता को होने से रोकती है। इसीलिए एडम स्मिथ का मानना था कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, या ऐसे जो भी संघ या संस्थाएं हैं व्यापार के क्षेत्र में जो एकाधिकारी प्रवृत्ति को लिए हुए हैं, लाइसेंस वगैरह लिए हुए हैं, तो सरकार को एक ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए कि उनका वो लाइसेंस सब हटाना चाहिए और एकाधिकारी प्रवृत्ति, एकाधिकार जैसी स्थिति देश में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए। और तब जाके ही श्रम विभाजन संभव हो पाएगा, और जब श्रम विभाजन संभव हो पाएगा तो इससे श्रमिकों की भी स्थिति अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और फिर आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। तो जितना ही व्यापार के क्षेत्र में प्रतियोगिता होगी वो देश उतना ही अधिक अच्छा होगा और उसके लिए वो उतना ही अधिक लाभदायक हो पाएगा। तो इस प्रकार एडम स्मिथ जो थे वो एकाधिकार के भी पक्षधर नहीं थे और वो वाणिज्यवाद के भी पक्षधर नहीं थे। उन्होंने एकाधिकार और वाणिज्यवाद इन दोनों पक्षों का विरोध किया था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एडम स्मिथ ने सरकारी जो भी कार्य हैं, आर्थिक स्वाधीनता और सरकारी हस्तक्षेप और साथ में एकाधिकार और वाणिज्यवाद से संबंधित अपने क्या विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। एडम स्मिथ के और विचारों के संबंध में हम लोग अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे। एडम स्मिथ के विचारों की दूसरी श्रृंखला में हम लोग फिर एडम स्मिथ से संबंधित दूसरे आर्थिक विचारों को लेके आएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं जल्दी उपस्थित होंगी आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।